हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के संदर्भ में, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में सेल के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर दिखता है उसके बारे में जानेंगे। और आगे की वीडियो में हम ऑर्गेनेल्स के बारे में, एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेल के बेसिक फैक्ट से। तो बायोलॉजी में सेल को साइटो कहा जाता है, इसलिए इसका अध्ययन साइटोलॉजी हो गया, यानी स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। हिंदी में इसे साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अब हम आते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई, सेल टर्म कैसे पड़ा इस पे। तो रॉबर्ट हुक महोदय 1665 ईस्वी में अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का अध्ययन कर रहे थे। कॉर्क एक प्रकार के पेड़ की छाल होती है, उसी को वो अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। उस अध्ययन के क्रम में उन्हें कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, यानी कोठरी नुमा संरचना दिखी, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। इसका नाम उन्होंने सेल दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, तो इसलिए सेल टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। वहीं उसकी खोज रॉबर्ट हुक किए थे, इसीलिए सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यानी अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय तो रॉबर्ट हुक, सेल टर्म वाज गिवन बाय तो रॉबर्ट हुक। समय के साथ सभी चीज़ों में विकास होता है, उसी प्रकार माइक्रोस्कोप में भी विकास हुआ, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। तो 1674 ईस्वी में लीवेनहुक महोदय, जिनका कि पूरा नाम एंटिनो वॉन लीवेनहुक है, हम पहले भी देख चुके हैं कि वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, यही लीवेनहुक महोदय। तो लीवेनहुक महोदय अपने माइक्रोस्कोप से वो तालाब के जल का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें कुछ उन्हें जीवित संरचना दिखी। जो जीवित संरचना थी वो जीवित कोशिका थी, इसीलिए लिविंग सेल का डिस्कवर्ड कौन किए तो लीवेनहुक महोदय किए, यानी जीवित कोशिका की खोज कौन किए तो लीवेनहुक महोदय किए। काफ़ी समय के बाद स्लाइडेन महोदय, जो कि बॉटनिस्ट थे, उनका एक रिसर्च पेपर आया, ये 1838 ईस्वी में, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया था कि पौधों का शरीर यानी प्लांट का बॉडी कोशिकाओं से बना हुआ है। फिर अगले वर्ष 1839 ईस्वी में स्वान महोदय, जो कि जूलॉजिस्ट थे, उनका भी एक रिसर्च पेपर आया, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया था कि एनिमल्स का बॉडी भी कोशिकाओं से बना हुआ, सेल से बना हुआ है। इन दोनों के रिसर्च पेपर को संयुक्त रूप से सेल थ्योरी नाम दिया गया। अर्थात सेल थ्योरी में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन सेल थ्योरी में जो बेसिकली हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि सेल थ्योरी ये बताया कि प्रत्येक जीवों का शरीर, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना हुआ है। किंतु यह सेल थ्योरी यह बताने में असमर्थ रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। किंतु इतना तो बता गया कि कोशिकाओं बॉडी जो है, एनिमल और प्लांट का बॉडी कोशिका से बना हुआ है, यही कम था। ये एक तरह से इन्होंने ये बता दिया कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का, सेल है। बाद में भर्चो महोदय आते हैं, इसकी कुछ कमियों को, सेल थ्योरी की कुछ कमियों को भर्चो महोदय ने दूर किया। ये भर्चो महोदय 1855 में आते हैं। इन्होंने लिखा ओमिनीज सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इस संदर्भ में भर्चो महोदय ने बताया। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती हैं, उनसे बनती हैं। अब हम आते हैं कि कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यानी अंग्रेजी में उसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वहीं कुछ जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर का उदाहरण हम देते हैं, अमीबा है, पारामीशियम है, और भी कुछ है, लेकिन दो उदाहरण दिए, अमीबा, पारामीशियम। वहीं मल्टीसेलुलर का जो हम उदाहरण दे रहे हैं, प्लांट है, एनिमल है, जो हम लोगों को एक सामान्य रूप में, ये कोई कहीं लिखित नहीं है, एक सामान्य रूप में जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से देख ले रहे हैं वो सभी मल्टी सेलुलर हैं, और जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं वो यूनिसेलुलर हैं सामान्य रूप में। अब हम यहाँ पर आते हैं कि ये यूनिसेलुलर जो एनिमल है ये भी लिविंग है, यानी वो जीवित कैसे हैं।
तो वो उनके अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं, जो कि एक मल्टी सेलुलर एनिमल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें, जैसे हमने अभी कुछ इसके पहले वाले में वीडियो में देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो ये सारी प्रक्रियाएं यूनिसेलुलर भी कर रहा है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है वो भी कर रहे हैं। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये सेल जो हो गए, ये सारे के सारे वही काम कर रहे हैं जो मल्टी सेलुलर अपने जीवित रहने के लिए कर रहे हैं। अब हम इसके बाद आते हैं कि मल्टी सेलुलर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका विकास एक कोशिका के विभाजन से ही होता है। यानी मल्टी सेलुलर एनिमल जो इतने बड़े आकार में दिख रहे हैं, जितने भी बड़े आप देख सकते हैं, चाहे वो व्हेल हो या फिर बनियन ट्री हो, ये सारे शुरू में एक कोशिका के ही होते हैं और वो विभाजन करते करते इतने बड़े बनते हैं। हम एक और चीज़ पर आते हैं, एक फैक्ट पे, कि ये बायोलॉजी में कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई कैसे है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, ये तो हमें सेल थ्योरी से पता चल गया। सेल थ्योरी ही बता गया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। वहीं फंक्शनल यूनिट कैसे है, तो हम ये भी एक हद तक यहाँ देख चुके हैं कि यूनिसेलुलर एनिमल भी सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो काम करते हैं। इसी को हम अब इस रूप में लेते हैं कि सेल जो होता है वो हर सेल भी अपने आप में एक यूनिट है, क्योंकि हर सेल भी अपने आप में वो रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, रिस्पायरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, सारे फंक्शन करता है। इसीलिए वो फंक्शनल यूनिट भी हो गया। तो अब हम इस आधार पर कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं कि सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। वहीं लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन है, वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा या एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब हम आते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जिसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। यानी मेल का स्पर्म ह्यूमन में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल है। वहीं ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल कौन है, तो वो फीमेल का ओवा यानी फीमेल का मादा का अंडाणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है यानी लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो वो न्यूरॉन है। लंबी और बड़ी इसमें फर्क है। लंबी हो गई वो लेंथ के आधार पे हम उसे कहते हैं, वहीं बड़ा वॉल्यूम के आधार पे कहते हैं। कि जैसे न्यूरॉन की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। अब हम इसे एक इस उदाहरण से समझते हैं कि ये कपड़े सिलने वाले धागे को हम लेते हैं, यदि वो 1 मीटर से अधिक या 2 मीटर तक का ले लेते हैं तो 2 मीटर लगभग यहाँ तक हो जाएगा। और उसे जब हम गोला कर देते हैं, समेट कर गोला बनाते हैं, तो बहुत छोटा हो गया, जबकि उसका लेंथ 2 मीटर इतना बड़ा हो गया। तो इसीलिए जो लंबा होगा ये नहीं कि वो बहुत बड़ा हो सकता है, बल्कि वो उसको समेट दे तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया। ठीक उसी तरह से सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन हो गई, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका ओवा है। अब आते हैं कि सब ये विभाजन रहित कोशिका भी ह्यूमन में न्यूरॉन है। यानी न्यूरॉन का जितना डेवलपमेंट होना होता है वो बिफोर बर्थ यानी जन्म से पहले उसका सारा डेवलपमेंट हो चुका होता है, डिवीजन हो चुका होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ न्यूरॉन्स में डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन्स में डिवीजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। हम आगे और सेंट्रोसोम के फंक्शन पढ़ लेंगे जब हम ऑर्गेनेल पे आएंगे। फिलहाल इतना ही, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसका डिवीजन नहीं होता है। और हमारा ब्रेन, हम एक फैक्ट और बताना चाहेंगे कि हमारा ब्रेन का अधिकतर पार्ट न्यूरॉन से बना हुआ है। इसीलिए यदि ब्रेन में किसी वजह से गंभीर चोट लग जाती है तो वहाँ उसका न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं हो पाता, इसीलिए वो न्यूरॉन्स यानी ब्रेन वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है। फलस्वरूप न्यूरॉन्स ब्रेन का वो पार्ट जो कि चोट लगने से क्षतिग्रस्त हो गया है वो फिर से प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता। इसीलिए सरकार के द्वारा भी यह गाइडलाइन जारी की गई है कि 2 व्हीलर्स हमेशा हेलमेट पहनकर चलें।
अब हम आते हैं कि मानव शरीर में सबसे तेज विभाजन किस में होता है, तो फास्टेस्ट डिवीजन लीवर सेल में होता है, जिसे हिंदी में यकृत कोशिका कहते हैं। इस वजह से लीवर सेल अपने सामान्य छोटी मोटी टूट फूट को बहुत आसानी से रिपेयर कर लेता है। यदि लीवर में आपका लीवर डैमेज हो गया तो समझिए कि बहुत अधिक गड़बड़ी हो गई है बॉडी में, तभी लीवर डैमेज हो रहा है। अब हम आते हैं कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किए थे, तो जॉनसन एंड जॉनसन महोदय किए थे। ये माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप था। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ, समय के साथ जो डेवलपमेंट हुआ, तो लाइट माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग कैपेसिटी यानी आवर्धन क्षमता 2000 गुनी है, यानी 2000 टाइम्स है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, हम इसे एक समझते हैं। हम लोग जो आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ छोटी चीज़ें रहती हैं, तो उसे जूम करके बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं। ये मैग्नीफाइंग कैपेसिटी वही, आवर्धन क्षमता वही, उसे कितना बड़ा करके देखना। यानी लाइट माइक्रोस्कोप किसी एक चीज़ को, यानी जो छोटी चीज़ है उसको 2000 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है, यानी उसका आकार हम 2000 गुना तक बड़ा कर सकते हैं। वहीं बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जिसका आविष्कार नॉल एवं रस्का महोदय किए हैं। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी यानी आवर्धन क्षमता 1,80,000 है, यानी यह 1,80,000 टाइम्स तक वो बड़ा करके दिखा सकता है। इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार होने के बाद से सेल के संदर्भ में बहुत सी जानकारियाँ मिली, और आज भी बहुत सी जानकारियाँ इससे मिल रही हैं और भविष्य में भी मिलेंगी। हम ऑर्गेनेल्स पर आएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो आप चाहें तो फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। इसमें हम एक एनिमल सेल का स्टडी करेंगे, साथ ही साथ प्लांट सेल में भी जो कुछ और पाए जाते हैं उसका भी अध्ययन कर लेंगे। लेकिन सामान्य रूप में ये जो फिगर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल कैसा दिखता है, ये लगभग उसी का मॉडल है। अब हम इसी के आधार पर चलिए हम अध्ययन करते हैं। सेल को सामान्य रूप में अध्ययन के लिए 2 पार्ट में बांट कर अध्ययन किया जाता है। एक पार्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहीं दूसरा पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। कहीं कहीं अध्ययन के लिए सेल को 3 पार्ट में बांटा जाता है। वहाँ पर पहला पार्ट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म और तीसरा पार्ट हो जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पर हम अध्ययन 2 पार्ट में बांट कर करेंगे, चाहे 2 पार्ट में बांट कर अध्ययन करें या फिर 3 पार्ट में। सबों का फाइनली रूप से यही उद्देश्य है कि सेल और ऑर्गेनेल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो इस सेल को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और हिंदी में इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। वहीं दूसरा पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो प्रत्येक कोशिका अपने चारों तरफ एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, यह बहुत ही मुलायम होती है, उसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की बाहरी सीमा है, यानी इसके बाद कोशिका की सीमा नहीं है। वहीं प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक और स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मेनली सेलुलोज का बना होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अब हम आते हैं प्रोटोप्लाज्म पे। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, और यह प्रोटोप्लाज्म टर्म परकिंजे महोदय के द्वारा दिया गया था। परीक्षा में संभव है पूछा जाए, या पहले भी पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किनके द्वारा दिया गया है, तो परकिंजे महोदय। यह प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने सारे मैटर हैं सभी को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं। यहीं पर एक और हम जिक्र करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी या प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत, यह मैक्सुल्ज महोदय दिए थे, और इसके अनुसार कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें कि एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हम आते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, दूसरा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो इस प्रोटोप्लाज्म के सेंटर में, लगभग सेंटर में एक गाढ़ी संरचना मिलती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और यह एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितने सारे मैटर हुए उनको सम्मिलित रूप से साइटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोसोल कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं।
और न्यूक्लियस में भी बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो एक एक कर हम देख लेते हैं। पहले साइटोप्लाज्म में देखते हैं। ये साइटोप्लाज्म में ये सेंट्रोसोम हुआ, यह सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका एनिमल सेल में पाया जाता है और यह सेल डिवीजन का मास्टरमाइंड कहा जाता है इसे। फिर हम आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। फिर आते हैं राइबोसोम पे। यह राइबोसोम सेल साइटोप्लाज्म में सभी जगह बिखरा रहता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी सेल में सभी जगह बिखरा रहता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। प्लास्टिड, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसी प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी ये पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का सेल में काम करता है। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कही जाती है। वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में राजधानी कहते हैं, यह प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे, जो कि एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। जो बीच में हुआ यह न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस चारों तरफ जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में छिद्र होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसमें एक धागेनुमा संरचना रहती है, जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, और इसमें फिर से एक और गाढ़ी संरचना रहती है, जिसे कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे।